कि अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो हमने भी कमर कस ली है सीटेट के लिए। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 और 2023 को टारगेट करते हुए इस बार ये आपका सीडीपी कराई जाएगी। तो आपकी आज से सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी की। वैसे तो ये सीडीपी 30 नंबर की है आपके सीटेट के पेपर में, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो यही सीडीपी आपको कम से कम 70 से 80 नंबर दे सकती है सिर्फ सीटेट के पेपर में, और ये आपके सिर्फ सीडीपी ही आपके एग्जाम को क्वालिफाई करा सकती है। इतनी बड़ी ताकत रखती है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। तो इसके अंदर आज हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, 15 क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे, और ये आपकी क्लास आज से स्टार्ट हो गई है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है, और बहुत सारी क्लासेस हमने डाल रखी हैं चैनल पर, जो कि जिसकी प्लेलिस्ट बाकायदा बना रखी है। तो मैथ्स का भी कोर्स आपका चल रहा है जो कि बिल्कुल फ्री है, और जिसकी क्लासेस यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से आपके लिए प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिया गया है। प्रैक्टिस मान लीजिए, आप इसे कुछ भी मान लीजिए, अगर आप इस क्लास को लेते रहे, आपने 10 से 12 क्लास भी ले ली, तो आप ये मान लीजिए आपको अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना से है, रचना करने से है। विच डोमेन of development relates to intellectual abilities such as attention, memory, problem solving, so imagination and creativity। ये सारी की सारी किस डोमेन के अंदर, किस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है? जैसे आपका ध्यान है, स्मृति है, समस्या समाधान है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एंड जो आप इमेजिनेशन करते हो, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता होती है, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? देखिए संवेगात्मक क्षेत्र पहला विकल्प है, संवेगात्मक। संवेगात्मक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये भाव से रिलेटेड होता है। किसी भी व्यक्ति के जो भाव होते हैं, हाव भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनसे रिलेटेड होता है आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो इसका कोई भी संबंध आपका नहीं निकलता है। ध्यान, स्मृति, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से इसका कोई भी संबंध नहीं निकलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। बात करें सामाजिक क्षेत्र की, तो सामाजिक क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो ध्यान का कोई मतलब नहीं निकलता है। सामाजिक जो पृष्ठभूमि है आपकी, वो उसके अंतर्गत ही आपका ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना, क्रिएटिविटी आ जाती है, लेकिन इसका डायरेक्टली कोई भी रिलेशन इससे नहीं है। शारीरिक क्षेत्र की बात करें, मनोगत्यात्मक क्षेत्र की बात करें, फिजिकल क्षेत्र की बात करें, फिजिकल डोमेन की बात करें, तो इसका भी इसमें कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि शारीरिक क्षेत्र आप दौड़ रहे हो, उसमें स्मृति का कोई संबंध नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें नहीं निकल रही है। लेकिन अगर संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, कॉग्निटिव डोमेन की बात करें, तो ये आता है, कॉग्निटिव का मतलब होता है सूचनाओं को इकट्ठित करना, सूचनाओं को एकत्रित करना। अगर आप सूचनाओं को एकत्रित कर रहे हो तो वहां प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी यूज हो जाएगी, वहां आपका ध्यान होना चाहिए, तभी आप सूचनाओं को इकट्ठा कर पाएंगे। स्मृति की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ सूचनाएं आपसे छूट सकती हैं, कुछ आप जो सूचना है उनसे संबंधित हो सकता है। कल्पना आपकी यहाँ पर आएगी, क्रिएटिविटी यहाँ पर, अगर आप सूचनाओं को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप क्रिएटिविटी आपके अंदर ऑटोमेटिकली आएगी। आप एक तरीके से जिज्ञासु होंगे। कैसे होंगे? जिज्ञासु प्रवृत्ति के होंगे। तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने वह कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? सना लर्न टू होल्ड अ ग्लास एंड अ बोतल बिफोर शी कुड होल्ड अ पेन और बटन हर शर्ट। दिस एग्जाम्पल इंडिकेट्स। देखिए दो प्रकार के आपके विकास की दिशाएं होती हैं। वैसे विकास की तो मल्टी डायमेंशनल होता है। यहाँ पर पहला विकल्प है विकास एक आयामी है। विकास कभी भी एक आयामी नहीं होता, विकास बहुआयामी होता है, यानी कि यह यूनिडायमेंशनल नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है। तो ये विकल्प तो आपका नहीं होगा सही। सेकंड ऑप्शन की ओर चलें तो विकास की दिशा शीर्षगामी होती है, यानी कि ये सेफेलोकॉडल होता है। सेफेलोकॉडल का मतलब होता है हेड टू टॉ। क्या होता है? हेड टू टॉ, यानी कि इसका मतलब होता है सिर से पैर की ओर। यहां पर आकर क्या रहे हो,
बटन बंद करने और कलम पकड़ना सीखने से पहले, बटन बंद करना और कलम पकड़ने से पहले आप गिलास या बोतल पकड़ना सीख रहे हैं, तो इसके अंदर हेड टू टॉ का काम नहीं होगा, सिर से पैर की ओर यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप बटन बंद करना पहले सीखते तो वहाँ हेड टू टॉ की बात हो सकती थी, लेकिन अगर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन की ओर जाएं तो विकास की दिशा अधोगामी होती है, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर टू पेरीफेरी होता है, यानी कि इसका मतलब होता है आपका जो अधोगामी है, यानी कि सेंटर से आपका विकास कहाँ हो रहा है, पेरीफेरी की ओर हो रहा है, यानी कि केंद्र से सिरों की ओर हो रहा है। कहाँ हो रहा है, केंद्र से सिरों की ओर आपका विकास हो रहा है, प्रॉक्सिमोडिस्टल टाइप का आपका विकास हो रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से अगर आप हाथों की ओर जा रहे हैं, हाथों में बोतल को पकड़ने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास का क्रम अनिश्चित होता है, अनिश्चित नहीं होता, विकास का क्रम निश्चित होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज अ रिजल्ट ऑफ, तो ये किसका रिजल्ट होता है, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। देखिए, जो डेवलपमेंट होता है इसके लिए वुडवर्ड साहब ने डेफिनेशन दी है। वुडवर्ड साहब ने कहा है कि जो विकास होता है वो हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट मल्टीपल के बराबर होता है, यानी कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल की परस्पर अंतःक्रिया है, या वंशानुक्रम या वातावरण का गुणनफल के बराबर होता है। तो ये वुडवर्थ इनको याद रखिएगा, वुडवर्थ साहब ये, और ये बिहेवियरिस्टिक थे, व्यवहारवादी थे। उन्होंने इसके बारे में कहा है कि विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण के या समाज का या वातावरण का गुणनफल के बराबर होता है। तो ये केवल आनुवंशिकता से संबंधित होता है, ओनली हेरिडिटरी ये नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। केवल वातावरण से संबंधित नहीं होता है, ओनली एनवायरनमेंट भी नहीं होता है। विद्यालय और शिक्षा से संबंधित होता है, हाँ जी ये बात तो बिल्कुल सही है, विद्यालय शिक्षा से संबंधित होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें वातावरण की बात की गई है, लेकिन हेरिडिटरी वंशानुक्रम की कोई बात नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन की ओर चलते हैं, तो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया है। जो बात मैं बोल रहा था वही बात इसमें निकली, यानी कि ये वंशानुक्रम, आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल के बराबर भी होता है, आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल के बराबर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है, यानी कि आपकी प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए, दो टाइप के सोशलाइजेशन होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात करें, इस सवाल का जब भी आपका क्वेश्चन आप पेपर में आता है तो आपको ऑप्शन देखकर ही आंसर लगाने हैं, ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए, अगर यहां हम बात करते हैं प्राइमरी, तो प्राइमरी में जब भी आपका फैमिली आएगी तो आपको फैमिली को प्राइमरी में ही रखना है, ये तो फिक्स है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, स्कूल आता है या गवर्नमेंट आती है, स्कूल या गवर्नमेंट में से दोनों में से कोई आता है, आपको 100% सेकेंडरी में ही रखना है, यानी कि द्वितीय समाजीकरण की अंतःक्रिया के अंदर ही, द्वितीय समाजीकरण में ही इसको रखना है। क्लियर। अब यहां पर ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना है, देखिए यहां पर प्राथमिक समाजीकरण का प्रथम कारक नहीं है, तो परिवार प्रथमीकरण का प्रथम कारक होता है। आस पड़ोस ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, तो इसको यहां मान के चलेंगे। समकक्षी जो पीयर्स ग्रुप होते हैं, आपके जो सहकर्मी होते हैं, मतलब आपके जो क्लासमेट्स होते हैं, आप उनको जो आपके ग्रुप्स के अंदर पीयर्स होते हैं उनको बोलते हैं पीयर्स, यानी कि समकक्षी जो आपके पास आपके समान कक्षा में भी एक तरीके से पढ़ रहे हैं उनको आप एक तरीके से, वैसे पीयर्स ग्रुप को सेकेंडरी मानना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आप इसको प्राथमिक में ही मानेंगे। लेकिन गवर्नमेंट कभी भी आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत, प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन के अंतर्गत नहीं आती है, तो यानी कि गवर्नमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये द्वितीयक में ही आपको मानना पड़ेगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास के
विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करें, यहां से क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में 100% आता है और हर बार आता है। 3 लोगों को आप याद कर लीजिए, एक हैं आपका जीन पियाजे साहब, जीन पियाजे, पहले हैं जीन पियाजे, दूसरे हैं आपके कोहलबर्ग, कोहलबर्ग, और तीसरे हैं आपके वाइगोस्की। कौन है? वाइगोस्की। 3 लोग हैं, इन 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है। जीन पियाजे साहब की बात करें, जीन पियाजे साहब की बात करें तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, संज्ञान की बात करते हैं, सूचनाओं को एकत्रित करने की बात करते हैं तो जीन पियाजे साहब की बात करेंगे। इन्होंने 4 स्टेज दी थी, संवेदीकामक अवस्थाएं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं। 4 अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन भी किया है। कोहलबर्ग की बात करें तो इन्होंने नैतिक विकास के संबंधित नैतिक विकास के बारे में बात की गई है, तो ये कोहलबर्ग से संबंधित है। वाइगोस्की की बात करें तो ये सामाजिक विकास से संबंधित है। किससे? सामाजिक विकास से संबंधित है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास से संबंधित है वाइगोस्की साहब। समाज से रिलेटेड वाइगोस्की का नाम आएगा। तो यहाँ पर है कोहलबर्ग, यानी कि नैतिक विकास से संबंधित है। किससे? मोरल डेवलपमेंट की अगर बात की जाएगी तो आप कोहलबर्ग का ही नाम लेंगे। क्लियर है? सामाजिक विकास यानी कि वाइगोस्की साहब की बात करेंगे। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक, जो मनोवैज्ञानिक है वो फ्राइड की बात करेंगे। किसकी? फ्राइड की बात करेंगे। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके मापों के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूह के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण पर है? 9-year-old Leela classifies a collection of buttons according to their sizes. She then combines all groups of buttons and redistributes them on the basis of whole on them. According to the Jean Piaget's theory, cognitive development, Leela is an स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो किस स्टेज में लीला आएगी? देखिए आप इस सवाल का आंसर सीधा सीधा दे सकते हैं, 9 वर्ष की लीला है। अब यहां पर मैं 4 अवस्थाएं जो जीन पियाजे साहब की मैं अभी बात कर रहा था वो है प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशन और सेंसरी मोटर स्टेज। पहली होती है संवेदीकामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, ये होती है 0 से 2 वर्ष की अवस्था। इसे संवेदीकामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था भी इसको कहा जाता है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था, यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। तीसरी आती है कंक्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहते हैं 7 से 11 वर्ष की अवस्था। क्या कहते हैं? 7 से 11 वर्ष। अब देखिए 9 वर्षीय लीला है तो वो किस वर्ष में आएगी? तो 7 से 11 में आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर ऐसे ही हो जाएगा सही, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ जो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 11 से 16 वर्ष की अवस्था, और 16 के बाद फिर प्रौढ़ावस्था आना शुरू हो जाती है। क्लियर है? तो यहां पर ऑप्शन तो आपका सी हो गया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब यहां पर देखिए एक बात की गई है, अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, यानी क्लासिफिकेशन की यहां भावना आ जाती है। जब भी क्लासिफिकेशन की बात करेगा कि क्लासीफाई बच्चा कर लेता है, चीजों को वर्गीकृत कर लेता है, बांट लेता है, या फिर अगर यहां पर संरक्षण की बात करेगा, कंजर्वेशन की बात करेगा, तो संरक्षण की जब भी बात करेगा तो वहां पर आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ही लगाएंगे। किसको लगाएंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की ही बात करेंगे जब क्लासिफिकेशन संरक्षण की बात की जाएगी। यहां पर तर्कपूर्ण तरीके से बच्चा सोचना शुरू कर देता है, शुरुआत हो जाती है, तर्क करने की आदत शुरुआत होती है, लेकिन अमूर्त में यह कल्पना करना भी सीख जाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या है? बच्चा कल्पना करना भी सीख जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? और सबसे ज्यादा विकास किस अवस्था में होता है? तो वो होता है सेंसरी मोटर स्टेज में, जो कि शारीरिक विकास सबसे ज्यादा माना जाता है इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्थाओं में। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपनी वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको कहते हैं। देखिए वर्तमान स्कीमा, स्कीमा क्या होता है? पहला प्रश्न यही बनता है, आखिरकार ये स्कीमा है क्या? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीम्स। चलिए लगाइए आंसर क्या होगा। देखिए बात करें स्कीमा की, स्कीमा का मतलब होता है आपका वर्तमान ज्ञान, अभी आप कितना जान रहे हैं,
अभी आप कितना जान रहे हैं। अब वर्ड समझिएगा एडजस्टमेंट यानी कि, या एकोमोडेशन वर्ड भी यूज करते हैं, इसके लिए हम एडजस्टमेंट वर्ड भी यूज करते हैं, एडजस्टमेंट। तो एकोमोडेशन का मतलब होता है एक तरीके से एडजस्ट करने का प्रयास, विस्थापित करने का प्रयास। कोई चीज हटती है, आप उसकी जगह पर नई चीज को जोड़ लेते हैं, तो वहां समायोजन की प्रक्रिया आती है, एडजस्ट करने की प्रक्रिया। केंद्रीयता की यानी कि सेंट्राइजेशन की बात करें, किसी एक ही विषय पर आप सेंटर की बात करते हैं, घुमा फिरा के बात उसी पॉइंट पर करते हैं, तो उसे केंद्रीयता कहा जाता है। कंजर्वेशन संरक्षण की अवस्था वहां पर यहां नहीं देखी जाती है, लेकिन अगर बात करें बच्चे के अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करना, वर्तमान ज्ञान में, देखिए वर्तमान ज्ञान या पुराने ज्ञान में जब नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है, पुराने ज्ञान में जब नवीन ज्ञान को जगह दी जाती है, नवीन ज्ञान को जोड़ लिया जाता है, तो उसे बोलते हैं एसिमिलेशन कहा जाता है, यानी कि आत्मसातीकरण कहा जाता है। जब आप पुराने ज्ञान पर कुछ रिसर्च करते हैं, पुराने ज्ञान पर आपको सूचनाएं, जो पुरानी सूचना है उनमें आपको उनके आधार पर आप नवीन जो सूचना है उनको भी एकत्रित करते हैं, इसे बोलते हैं स्कीमा, यानी कि आत्मसातीकरण, एजिमुलेशन की प्रक्रिया इसे कहा जाता है। अब एक तरीके से समझ लीजिए, 9th क्लास का बच्चा ट्रिग्नोमेट्री कितनी जानता है? बहुत कम जानता है। लेकिन 11th क्लास का बच्चा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कितना जानता है? अच्छे तरीके से सीख सकता है। अगर उसने 9th या 10th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखी होगी तो क्या वो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए आपको जो 9th क्लास की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वो सीखनी पड़ेगी। तो आपकी जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वो हेल्प करेगी आपकी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को सीखने में। तो इसी को कहते हैं आत्मसातीकरण यानी कि एजिमुलेशन। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, लेब-वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। लगाइए राइट आंसर क्या होगा भाई। Lev-Vygotsky's theory of cognitive development is called a theory as a argues that children's learning takes place in a context. लेब-वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? देखिए अगर बात करें लेब-वाइगोत्स्की की तो मनोगतिशील ये तो फ्राइड साहब ने दिया था, मनोलैंगिक ये भी फ्राइड साहब ने दिया था, बिहेवियरिस्टिक ये है नहीं क्योंकि जो लेब-वाइगोत्स्की हैं वे व्यवहारवादी है नहीं। व्यवहारवादी की बात करें तो जेपी वॉटसन, आईपी पावलोव और स्किनर साहब आपके बिहेवियरिस्टिक हैं। तो ये जितने भी हैं, वुडवर्थ साहब आपके कौन है? बिहेवियरिस्ट है। तो ये आपके व्यवहारवादी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेब-वाइगोत्स्की की तो ये सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित है, सामाजिक विकास से संबंधित हैं। तो लेब-वाइगोत्स्की आपका, मैं पहले भी बता चुका हूँ, समाज से रिलेटेड बात आएगी तो आप लेब-वाइगोत्स्की को ही ध्यान केंद्रित करोगे इस तरफ। क्लियर है? तो सोशियो कल्चर की बात करें तो लेब-वाइगोत्स्की साहब आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? व्हेन अ टीचर एडजस्ट द सपोर्ट ऑफर टू अ चाइल्ड टू फिट द चाइल्ड्स करेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड टू हेल्प हर रीच हर जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट टीचर एज। तो टीचर क्या कर रही है? सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग? जी नहीं। अंतर पक्षपात का प्रदर्शन? नहीं। विद्यार्थी के संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना? देखिए द्वंद्व आप कभी भी पैदा यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन स्कैफ फोल्डिंग आप कर सकते हो, पाड़ कर सकते हो। इसको हिंदी में कहा जाता है मचान। किसी की सहायता से अगर किसी नई चीज को, किसी की सहायता से किसी नई चीज का जब निष्पादन किया जाता है तो उसे कहते हैं हम पाड़ यानी कि स्कैफ फोल्डिंग। सहायता के रूप में निष्पादन के वर्तमान के स्तर को अनुरूप डालती है, यानी कि जो वर्तमान है स्तर है उसके अनुरूप ढालने का प्रयास किया जाएगा तो उसे पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग ऑफ द चाइल्ड कहा जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रगतिशील कक्षा में क्या होगा? देखिए जॉन डीवी साहब बात करते हैं प्रगतिशील कक्षा की। कौन बात करते हैं? जॉन डीवी। ये बात करती हैं प्रगतिशील कक्षा की, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात करते हैं। शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। देखिए शिक्षण को कभी भी आप टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं बनाएंगे, आप उसे
चिल्ड्रन चाइल्ड सेंटर्ड बनाने की कोशिश करेंगे, ना कि आप उसे टीचर सेंटर्ड कभी नहीं बनाया जाता प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्लासरूम में, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं बनाया जाता क्लासरूम में। आप वहां पर कभी भी एम्फेसाइज करने का प्रयास नहीं करोगे, योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, बल कभी नहीं दिया जाता है, एम्फेसाइज करने का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। अध्यापक दंड पुरस्कार द्वारा शिक्षण को दिशा देता है, जी नहीं, बिल्कुल शिक्षण अध्यापक कभी भी दंड और शिक्षा पुरस्कार का भी प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन विद्यार्थी का अध्ययन सक्रिय भूमिका निभाते हैं। लर्नर्स प्ले एन एक्टिव पार्ट इन देयर लर्निंग, यानी कि जो लर्निंग वो सीख रहे हैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सक्रिय भागीदारी में निभा रहे हैं, तो प्रगतिशील शिक्षा की बात की जाएगी। और जॉन डीवी साहब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो आपकी कक्षाएं होनी चाहिए, क्लासरूम्स होने चाहिए, वो चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए, यानी कि जो शिक्षक जो विद्यार्थी हैं वो आपका क्या करने चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने चाहिए, सक्रिय भूमिका उनको निभानी चाहिए लर्निंग में। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इंटेलिजेंस रेफर्स टू एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएट टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स। बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों की मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। ये कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर एक वर्ड किया गया है, दूसरों की मनोदशाओं, इस वर्ड को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और चलिए देखिए, लॉजिक्स मैथमेटिकल, तार्किक, गणितीय, ये तो नहीं होगा, स्पेशल नहीं होता, स्थानिक नहीं होता। अब दो प्रकार के बचते हैं, अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक। इंटरपर्सनल का मतलब क्या हो गया? इंटरपर्सनल के लिए देखिए, इंट्रापर्सनल का मतलब होता है स्वयं से संबंधित, खुद से संबंधित। किससे? खुद से संबंधित जब बात आएगी तो इंट्रापर्सनल की बात की जाएगी, अंतरावैयक्तिक की बात की जाएगी, लेकिन अंतःवैयक्तिक की बात की जाएगी, इंटरपर्सनल की बात की जाएगी। तो यहाँ दूसरों की बात, दूसरों की कौशल है, दूसरों की बुद्धि है, दूसरों के भाव हैं, स्वभाव हैं, मनोदशा हैं, उनसे संबंधित होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब भी दूसरों से संबंधित बात आएगी तो इंटरपर्सनल लगाएंगे, अंतःवैयक्तिक लगाएंगे, और स्वयं खुद के भावों, आशयों, मनोदशाओं से संबंधित कोई बात होगी, बुद्धि कौशल से रिलेटेड, तो आप वहां पर अंतरावैयक्तिक है यानी इंट्रापर्सनल लगाएंगे। तो यहां पर जो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंतःवैयक्तिक, इंटरपर्सनल आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 प्रपोजेस दैट, ये क्या रखती है प्रस्ताव? चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड्स शुड बी टॉट इन होम एंड लोकल लैंग्वेज, there should be one uniform language in instruction in primary classes, teachers should be discouraged to use the bilingual approach, multilingualism should be heavily discouraged। देखिए यहाँ पर बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। बहुभाषावाद आपको एक संपत्ति के रूप में, एक असेट के रूप में आपको मानना चाहिए, और बहुभाषावाद, मल्टीलिंग्विज्म की बात तो बहुत ज़्यादा की गई है, आप बहुबुद्धि की बात की गई है, बहुभाषावाद की बात की गई है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। बहुभाषावाद को आप वहाँ पर प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित, शिक्षक कभी भी हतोत्साहित नहीं करता है। शिक्षक हमेशा शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को क्या करेगा? प्रोत्साहित करने का काम करेगा, इंस्पायर करने का प्रयास करेगा, नए नए तौर तरीकों से, मल्टीलिंग्विज्म के तरीके से उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर हतोत्साहित की तो बात ही नहीं बनती। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा का ही उपयोग होना चाहिए। देखिए, अगर आपकी क्लासरूम में अगर कोई उर्दू पढ़ने वाला या कर्नाटकी, मलयालम, तमिल, तेलुगु ये भाषा पढ़ने वाला आ गया, पंजाबी आ गया बच्चा, तो वहाँ पर आप उसको एक तरीके से केवल एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भाषा कैसे सीख पाएगा? वहाँ पर मल्टीलिंग्विज्म की जरूरत पड़ेगी, वहाँ बहुभाषावाद की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ आप इसका एक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के उनके घर या स्थानीय भाषाओं को पढ़ाया जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 ये सबसे 1986 के बाद लगभग 34 साल बाद ये 2020 में फिर से दोबारा आई है, और प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के उनके घर या स्थानीय लोकल लैंग्वेज के हिसाब से, मदर टंग के हिसाब से उनको पढ़ाया जाना चाहिए। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है, संगीत प्रतियोगिताओं के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? A school gives preference to boys while selecting students for badminton competition and to girls फॉर म्यूजिक कंपटीशन। दिस इंडिकेट्स, यानी कि अगर आप यहाँ पर बैडमिंटन प्रतियोगिता की बात करेंगे तो लड़के खेलेंगे और संगीत प्रतियोगिता की बात की जाएगी तो लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है। ये किसको दर्शाता? जेंडर स्थायित्व, जेंडर स्टेबिलिटी को नहीं दर्शाता, जेंडर पहचान, जेंडर आइडेंटिटी को नहीं दर्शाता, जेंडर समानता इक्वलिटी तो यहाँ पर कहीं दिखती ही नहीं है। पक्षपात की बात की जा रही है, जेंडर स्टेरियोटाइप यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता की बात की जा रही है। और यहाँ पर ये अगर बात करें जेंडर रूढ़िवादिता की तो इसका मतलब होता है एक तरीके से आप गर्ल्स को बोल दें, लड़कियों को बोल दें कि आपको तो बस रोटी ही बनानी, आपको बर्तन ही साफ करने हैं, झाड़ू ही आपको लगाना है, जो मेंस हैं वो ऐसा काम नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके से रूढ़िवादिता होती है, स्कूल सिर्फ लड़के ही जाएंगे लड़कियां नहीं जाएंगी, ये स्टेरियोटाइप कंडीशन होती है। ठीक, तो ऐसा स्टेरियोटाइप यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत देखा जाता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था और पेपर में आता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन इनमें से क्या शामिल है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंटेल्स विच ऑफ दीज? मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, प्लानिंग एंड पैरामीटर्स एंड टूल्स ऑफ द इवैल्यूएशन। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख तैयार करना, आपकी मार्कशीट वगैरह को, आपके नंबर्स को, रिकॉर्ड्स को अच्छी तरीके से सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड का अभिलेख को तैयार करना, ये बिल्कुल सही बात है। बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना, उन्हें श्रेणीबद्ध करना, पीरियोडिक टेस्टिंग एंड रैंकिंग ऑफ चिल्ड्रन। टेस्टिंग कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आप कभी भी बच्चों को रैंक करने का प्रयास नहीं करोगे, श्रेणीबद्ध करने का प्रयास नहीं करोगे, क्योंकि बताया गया है कि श्रेणीबद्ध करने से, रैंकिंग करने से बच्चों के अंदर आपसी मतभेद और हीन भावनाएं प्रकट हो जाती हैं। तो आप कभी भी बच्चों को श्रेणीबद्ध करने का प्रयास नहीं करेंगे। शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, जी हाँ, इंटीग्रेशन विद द टीचिंग ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ये बिल्कुल सही होगा। आप उनकी अधिगम प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत इंटीग्रेशन करने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही जवाब दे रखा है। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप इसका आंसर लगा पाते हैं तो ये मान लीजिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सेशन रहा है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपके कितने मार्क्स आए, कितना आपने स्कोर किया, कितने अच्छे तरीके से आपको वीडियो आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, कैसा लगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022? मुख्य रूप से रटने के कौशलों को परीक्षण करना चाहिए। प्राइमरी टेस्टिंग, रोट मेमोराइजेशन को कभी भी कोई भी शिक्षा नीति कभी भी बढ़ावा नहीं दे सकती है। केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन केवल विषय वस्तु के प्रति नहीं करना चाहिए। और भी एस्पेक्ट होते हैं, पहलू होते हैं, उन पर भी उसे अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये भी गलत हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, कुछ हद तक ठीक लग रहा है। असेसिंग स्टूडेंट्स ओनली इनटू द कॉग्निटिव डोमेन थ्रू एंड ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन, विद्यार्थियों के वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना चाहिए। देखिए, जब भी ओनली आए यानी कि केवल की बात करेगा तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया आपका, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन यानी कि ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।